हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इंडेप्थ प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा, यह खबर चर्चा में थी कि अमेरिका में गर्भपात गैर कानूनी है, एक अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर भारत के बारे में बात करें तो कुछ शर्तों के साथ में यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कुछ शर्तें हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि यहां पर इस स्थिति में गर्भपात जो किया गया है या हुआ है या हो सकता है वह अपराध की श्रेणी में आएगा और कुछ स्थितियों में वह नहीं आएगा। तो इसी मामले में कुछ विवाद चल रहा था और जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में फैसला दिया है। तो इसी से जुड़ी हुई खबर है और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं आज हमारे चर्चा के बिंदु क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि खबर यह है, इंडियन एक्सप्रेस में आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने एबॉर्शन यानी कि गर्भपात से जुड़े कानून पर कुछ फैसला सुनाया है और उसी के आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि गर्भपात से जुड़ा हालिया मुद्दा क्या है, मतलब क्या विवाद उठा जिसके बाद यहां तक बात आई कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उसके बाद हम देखेंगे कि गर्भपात कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि भारत में गर्भपात कानून कब से आया और वह किस प्रकार से प्रगतिशील तरीके से आगे बढ़ता रहा, उसमें कुछ बेहतर सुधार होता रहा और अंत में वह आज की स्थिति में पहुंच चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कि गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, इसी को हम क्या कहते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी संशोधन अधिनियम 1971 आया था पहले और उसके बाद संशोधन हुआ और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 आया। तो 1971 से 2021 की इस अधिनियम की जो यात्रा है, जो संशोधन हुए, उस संशोधन में क्या प्रमुख बातें थी वह देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में इसी मुद्दे की वजह से क्या फैसला दिया है और उस फैसले में कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जानना जरूरी है और किनका हमें ध्यान रखना जरूरी है। साथ में हम देखेंगे कि भारत में गर्भपात संबंधित चिंता के कौन से मुद्दे हैं, कुछ आंकड़े देखेंगे। उन आंकड़ों के हिसाब से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में गर्भपात से जुड़ा हुआ जो मामला है वह कितना चिंताजनक है। और अंत में हम देखेंगे कि आगे की क्या राह होनी चाहिए इस कानून के संदर्भ में, हमारा क्या नजरिया होना चाहिए। और उसके बाद अंत में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न जो कि आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है गर्भपात से जुड़ा हालिया मुद्दा। तो देखिए, दिल्ली के उच्च न्यायालय में कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की गई। अपील करने वाली एक महिला थी और वह जो महिला थी वह अविवाहित थी। तो उस अविवाहित महिला ने याचिका दायर की और उसने कहा कि जो गर्भपात से जुड़ा हुआ कानून है यानी कि एमटीपी, जिसके बारे में हमने बात की थी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, इस एक्ट में कुछ और विस्तार देते हुए इस महिला को गर्भपात करने की छूट दी जाए, क्योंकि इसे गर्भधारण किए हुए लगभग 23 सप्ताह 5 दिन हो चुके थे और इस कानून के हिसाब से 20 सप्ताह होने के बाद ऐसी कोई भी प्रक्रिया नहीं थी, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी कि यह गर्भपात करा सके। लेकिन इसने अपने रीजन दिए जिसमें इसने बताया कि यह अभी अविवाहित है और जिसके साथ विवाह होना था वह अब स्थिति बन नहीं पा रही है और आगे ऐसा हो नहीं पाएगा। तो इस वजह से वह बताई वह मानसिक रूप से तैयार नहीं है कि वह ऐसा कर सके, इस बच्चे को जन्म दे सके, इस और भविष्य में इस बच्चे की और उसकी स्वयं की जो चिंताएं हैं उसको देखते हुए उसे गर्भपात की अनुमति दे दी जानी चाहिए। लेकिन उच्च न्यायालय ने क्या कहा? उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि इस कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, अतः हम कानून को अगर देखते हैं तो प्रावधानों के ना होने के चलते हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते हैं और गर्भपात की अनुमति हम नहीं दे सकते हैं। इसके बाद यह महिला सर्वोच्च न्यायालय में गई और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को राहत दी गई, जिसमें यह कहा गया कि एक मेडिकल बोर्ड बैठाया जाएगा जो यह देखेगा कि क्या गर्भपात कराना उचित रहेगा या नहीं रहेगा। अगर उचित है तो फिर गर्भपात कराया जा सकता है। इसके बाद यह मामला आगे बढ़ा और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला भी सुनाया है। फिलहाल हम शुरू करते हैं गर्भपात कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से, यानी कि भारत में गर्भपात कानून किस प्रकार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो बात करें 1960 के दशक तक भारत में गर्भपात क्या था? अवैध, एक तरह से देखा जाए तो अपराध की श्रेणी में था, गैर कानूनी था। लेकिन 1960 के दशक में ही बाद में प्रयास होना शुरू हुए। 1960 के दशक में लगभग मध्य दशक के आसपास की बात है। लेकिन उसके पहले हम देखते हैं
क्या कोई और कानून था? तो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 312 में कहा गया था कि यह जो गर्भपात है, गर्भपात जो है अपराध है। फिर इस पर जब चर्चा हुई और यह कहा गया कि इसे अपराध की श्रेणी में जो रख दिया गया है और 3 वर्ष की कैद और अथवा जुर्माना लगाया गया है, इस पर विचार करना चाहिए कि हर गर्भपात जरूरी नहीं कि वह अपराध की श्रेणी में हो। इस वजह से एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम है शांतिलाल शाह समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे शांतिलाल शाह। शांतिलाल शाह ने जब इस समिति में सारा अध्ययन कर लिया और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल भारत में एक कानून बनना चाहिए और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कानून बना। देश की संसद ने 1 अप्रैल 1972 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन, यही एमटीपी एक्ट 1971 लागू कर दिया। यह लागू हुआ कब? देखिए 1 अप्रैल 1972 को। अब देखिए यह तो तय हो गया कि एक एक्ट बन गया जिसके आधार पर यह तय हुआ कि अब पूरी तरह से हम इसे गैर कानूनी नहीं कह सकते हैं, कुछ शर्तों के साथ यह स्वीकार्य हो सकता है। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि अब यह 1971 का जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, इसमें कौन कौन सी प्रमुख प्रावधान थे। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि गर्भधारण के 12 सप्ताह बाद के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की राय जरूरी थी। अगर 12 सप्ताह हो चुके हैं तो एक डॉक्टर की राय ली जाएगी और उसके बाद ही तय होगा, वह डॉक्टर तय करेगा कि गर्भपात करना है या नहीं करना है। दूसरी बात कि गर्भपात केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जा सकता है, जब महिला की जान को खतरा हो। इस प्रकार की परिस्थिति की यहां पर बात हो रही है, यानी कि ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अगर गर्भपात नहीं किया गया तो महिला की जान नहीं बचेगी, तब गर्भपात किया जा सकता है। महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो, यानी कि जान तो चलो ठीक है बच भी जाए, लेकिन कोई ऐसी हानि हो सके जो कि दोबारा से जिसकी भरपाई ना की जा सके। साथ में मानसिक स्वास्थ्य की बात कही गई है, मानसिक रूप से उसे कोई समस्या ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। साथ ही बलात्कार के कारण गर्भ धारण हुआ हो, इस प्रकार की कोई भी विशेष परिस्थिति अगर बनती है तो गर्भपात किया जा सकता है, ऐसा इस कानून में कह दिया गया था। समय सीमा लेकिन इसकी एक अलग किस्म की थी। पैदा होने वाले बच्चे का गर्भ में उचित विकास ना हुआ हो और उसके विकलांग होने का डर हो, यह भी एक विशेष परिस्थिति है कि अगर यह पता चलता है कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वह स्वस्थ नहीं होगा, बात सिर्फ स्वस्थ की नहीं है, वह विकलांग हो सकता है या तो उसमें कुछ खास किस्म की समस्या हो सकती है, उस वजह से उसे गर्भपात करने की छूट मिलेगी। अब यहां पे एक और महत्वपूर्ण बात कि 12 से 20 सप्ताह के बीच के गर्भधारण के संदर्भ में इन सभी बातों का निर्धारण करने के लिए 2 डॉक्टरों की राय आवश्यक होती थी। अब देखिए, एक तो हो गया कि 12 सप्ताह बाद तक के लिए क्या है कि एक डॉक्टर, लेकिन 12 से 20 पर हम आते हैं, 12 तक के लिए एक और 12 से 20 तक के लिए यहां पर 2 डॉक्टर लग जाते हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन अभी यह पर्याप्त नहीं था। इस वजह से 2021 में संशोधन अधिनियम आया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा को भी बढ़ाया गया, जैसे कि 20 सप्ताह तक के गर्भधारण के लिए एक डॉक्टर की राय कर दी गई। उसके बाद 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भधारण के लिए 2 डॉक्टरों की राय कर दी गई और उसके बाद 20 से 24 सप्ताह के बीच में गर्भधारण के लिए ना सिर्फ 2 डॉक्टरों की राय, बल्कि यह भी कहा गया कि धारा 3 भी जोड़ा गया, जिसमें 7 श्रेणियां बनाई गई और उन 7 श्रेणियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की बात कही गई कि इन श्रेणियों के आधार पर ही जब कोई इन श्रेणियों में से आता होगा तभी गर्भपात होगा। अगर इन 7 श्रेणियों में से, यानी कि धारा 3B में 7 श्रेणियां हैं और इन 7 श्रेणियों में से अगर कोई भी परिस्थिति मैच नहीं करती है तो गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाएगी। किस समय के लिए? 20 से 24 सप्ताह के लिए। लेकिन 20 से पहले की बात करें तो ऐसी परिस्थिति नहीं है, यानी कि धारा 3B का संबंध है 20 सप्ताह से 24 सप्ताह के लिए जब गर्भपात कराना हो तो इन 7 श्रेणियों में से कुछ मैच करना जरूरी है। उसके बाद 24 सप्ताह से भी अधिक की स्थिति में क्या होगा? तो 24 सप्ताह से भी अधिक की स्थिति में एक ही शर्त पर गर्भपात हो सकता है, वह है भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता, यानी कि जो भ्रूण है
उससे जुड़ा हुआ कोई ऐसी समस्या आए, उस भ्रूण के लिए वह कोई समस्या हो जो कि जन्म होने पर सही ना होगी उसके लिए, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। लेकिन उसमें भी राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय ली जाएगी, यानी कि एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड होगा जो यह जांच करेगा कि यह बात कितनी सही है और कितनी गलत है। अगली महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि गोपनीयता रखी जाएगी। किसकी गोपनीयता रखी जाने की बात कही जा रही है कि कोई जो महिला है, वह महिला जो गर्भपात कराना चाहती है, उसके बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति को नहीं पता चलेगी जिसको जानना जरूरी नहीं है। और उसके बाद अंत में कि गर्भ निरोधक विधि या डिवाइस की विफलता, किसी प्रकार की तकनीकी का अगर इस्तेमाल कोई करता है गर्भ निरोधक के लिए, तो ऐसी स्थिति में अगर विफलता होती है तो 20 सप्ताह के अंदर की स्थिति में वह गर्भपात महिला करा सकती है। लेकिन अब देखते हैं कि धारा 3B क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हालिया जो निर्णय है इसी धारा 3B से जुड़ा हुआ है। और यह धारा 3B देखिए यहां पर किससे संबंधित है, 20 से 24 सप्ताह के बीच गर्भ धारण के लिए धारा 3B के तहत 7 श्रेणियां जो बनाई गई थी उस बारे में यहां पे चर्चा की गई है। तो 20 सप्ताह से ऊपर हो जाते हैं तो 20 से 24 के बीच में अगर किसी को गर्भपात कराना है तो 7 श्रेणियों में मैच करना पड़ेगा। तो वो 7 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पहला है यौन हमले या बलात्कार की स्थिति में, दूसरा है अवयस्क यानी कि नाबालिग है, अगर जो स्त्री है वह नाबालिग है, उसके अलावा विधवा और तलाक होने जैसी परिस्थितियों यानी कि वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय की गर्भावस्था। अब आप देखिए यहां पे क्या कह रहा है, वैवाहिक स्थिति में बदलाव के समय, यानी कि कोई भी महिला उस दौरान जिस वक्त वह गर्भ धारण में आ रही है उस दौरान अगर वह विधवा हो जाती है या तलाक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह क्या हो सकता है, गर्भपात की स्थिति बन सकती है, यानी कि गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन यहीं पे भी कुछ समस्या आती है, इस पे हम आगे जिक्र भी करेंगे, चर्चा करेंगे। अगला क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग महिलाएं, यानी कि विकलांग शारीरिक रूप से हैं, यह बात सिर्फ इतने कहने भर से काम नहीं चलेगा। जो विकलांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016 है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि किसे विकलांग माना जाएगा, उस श्रेणी में अगर कोई शारीरिक रूप से महिला विकलांग है तो ही गर्भपात की अनुमति मिलेगी। आगे देखिए, मानसिक मंदता सहित मानसिक रूप से बीमार महिलाएं, ऐसी महिलाएं जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है उन्हें भी गर्भपात करने में छूट मिलेगी 20 से 24 सप्ताह के दौरान के लिए। यह बात है भ्रूण की विकृति जिसमें जीवन के साथ असंगत होने का पर्याप्त जोखिम होता है, या यदि बच्चा पैदा होता है तो वह गंभीर रूप से विकलांग शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित हो सकता है। मतलब कि जो भ्रूण है जब वह जन्म लेता है तो उसे कोई शारीरिक समस्या हो या कोई मानसिक समस्या हो या फिर उसमें कोई विकृति आने की संभावना दिखाई दे रही हो तो फिर क्या होगा, गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है। और आखिरी है मानवीय आधार पर आपदाओं या आपात स्थितियों में। अब यह मानवीय आधार पर है, इसका मतलब है आने वाले समय पर ऐसी और बहुत सारी समस्या आएगी जिस पर लोग कोर्ट में जाएंगे और इस आधार पर भी गर्भपात की मांग करेंगे। ऐसी यहां पर व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है। अब देखिए ये जो धारा 3B है इसके तहत 7 श्रेणियां हैं, इन्हें भी A B C D E F तक इस तरह से बांटा गया है। तो इसी मामले में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, वहां तक हम पहुंचेंगे लेकिन एक क्रम से, कि किन कारणों से हुआ न्यायिक हस्तक्षेप, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किन वजह से अभी हालिया निर्णय दिया है, सबसे पहले वो जान लेते हैं। तो जो 2021 में भी संशोधन हो चुका था, 1971 के बाद पर्याप्त सुधार भी हुए लेकिन कुछ कमियां रह गई थी, उन कमियों की वजह से न्यायिक हस्तक्षेप हो रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, अविवाहित महिलाओं को विवाहित महिलाओं के बराबर नहीं रखा गया है, यानी कि साफ साफ यह कहा गया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वे तो गर्भपात करा सकती हैं, 20 सप्ताह तक तो वे गर्भपात करा सकती हैं, अपने पार्टनर की सहमति से गर्भपात करा सकती हैं, लेकिन अविवाहित महिलाएं नहीं करा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में यह बात आती है कि अविवाहित महिलाएं क्यों नहीं करा सकती। यहां पे आर्टिकल जो 14 है भारतीय संविधान का, समानता का अधिकार, अपने आप में यह उसका उल्लंघन है।
कि समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। इस कानून में साफ साफ कहा गया है कि विवाहित महिलाएं ही गर्भपात करा सकती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं भी करा सकती हैं, क्योंकि कोर्ट ने इसमें साफ साफ अपने निर्णय में कहा भी है कि इस प्रकार की रूढ़िवादी विचारधारा को लेकर नहीं चला जा सकता कि जिन महिलाओं का विवाह नहीं हुआ है वे सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। उनका भले विवाह नहीं हुआ है लेकिन वे सेक्सुअल एक्टिविटी में आज की महिलाएं इन्वॉल्व हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कानून को बनाना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कुछ फैसले दिए, जिस वजह से उन्होंने इस कानून में कुछ विस्तार भी दिया है। अगला है, मैरिटल रेप पर कोई प्रावधान नहीं था। यानी कि मान लीजिए कि कोई महिला है, शादी हो चुकी है, उसकी शादी होने के बाद वह सहमत नहीं थी गर्भ धारण करने के लिए, लेकिन पति के दबाव में उसे गर्भ धारण करना पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में वह महिला जो है वह गर्भपात करा सकती है कि नहीं, यह प्रश्न भी सामने आया। तो ऐसी स्थिति को यह कहा गया कि जब महिला की इच्छा नहीं थी और ऐसी स्थिति बनी तो इसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? मैरिटल रेप की, यानी कि बिना उसकी इच्छा के यह प्रोसेस हुई तो वह मैरिटल रेप में आएगा। इस बारे में भी कोई प्रावधान जब नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हालिया निर्णय में कुछ विस्तार दिया। गर्भपात होना या ना होना मेडिकल प्रैक्टिशनर के विवेक पर निर्भर था। जो हमने पहले बात की थी कि कुछ जो डॉक्टर हैं वे अपनी राय देते हैं कुछ खास परिस्थितियों में, जैसे यहां पे देखिए कि 2021 के संशोधन के हिसाब से 20 सप्ताह तक एक डॉक्टर, 20 से 24 दो डॉक्टर। तो इस प्रकार ये जो डॉक्टर हैं वे क्या करते हैं कि अपने विवेक पर निर्णय लेते हैं। तो इन्हें भी एक डर बना रहता है कानून का, कहीं उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए, कहीं वो किसी मामले में फंस ना जाए। तो वो कोशिश ये करते हैं कि अगर गर्भपात ना ही हो तो अच्छा है। तो वे तरह तरह के कुछ इस तरह के अड़ंगे लगा देते हैं जिससे कि मुश्किल हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ साफ कहा है कि प्रैक्टिशनर का काम सिर्फ इतना देखना है क्या सही रहेगा या नहीं रहेगा उसका गर्भपात का होना, आप इतना देखिए, अन्य अड़चनों को यहां पर लेके ना आइए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह कहा कि 20 से 24 सप्ताह के बीच का गर्भ रखने वाली सिंगल या अविवाहित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने से रोकना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, इसलिए ऐसा हम होने नहीं देंगे। जो बात पहले भी कही थी कि अविवाहित महिलाओं के लिए इस कानून में कोई जगह ही नहीं थी, तो उस बात को जोड़ा गया और कहा गया कि भाई अविवाहित महिलाएं भी सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हैं तो आप उसे ऐसा क्यों मान रहे हैं कि वे प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, इसलिए गर्भपात की जरूरत नहीं है। तो इस रूढ़ी से बाहर निकलिए और आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार दीजिए, विवाहित और अविवाहित एक जैसा मान के चलिए दोनों को। उसके बाद क्या कहा गया कि महिलाओं के यौन अधिकारों की व्याख्या भी की गई। यहां पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक महिला अगर वह अविवाहित है तो यह उसकी मर्जी है कि वह अपने जीवन में किस प्रकार से अपने शरीर को लेकर क्या डिसीजन लेती है, यह उसकी मर्जी है, वह उसकी इच्छा है। इस मामले में कुछ लोगों ने कहा है, बहुत से अभी स्लोगन भी चल रहा था, माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई राइट। इस प्रकार का महिलाओं के द्वारा आंदोलन भी किया गया था जिसमें इस प्रकार के नारे भी लगे थे। आगे देखिए क्या है, नाबालिग लड़कियों के अधिकार। तो इस मामले में क्या है कि कोई लड़की अगर नाबालिग है तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उसकी गोपनीयता बना के रखी जाए, मतलब कि उसके बारे में कोई भी जानकारी लीक ना हो। अंत में मैरिटल रेप यानी कि एमटीपी एक्ट रूल 3BA की कैटेगरी में आएगा। वही जो बात मैंने पहले भी कही थी, जिस वजह से इसको बढ़ाया गया कि कोई महिला है अगर उसकी सहमति के बिना यह प्रोसेस आगे बढ़ती है और वह क्या हो जाती है, गर्भधारण कर लेती है, तो उसे मैरिटल रेप की श्रेणी में ही रखते हुए किस कैटेगरी में रखा जाएगा? 3BA, यानी कि देखिए यहां पे क्या लिखा है, बलात्कार की स्थिति, यानी कि जिस प्रकार से इस धारा में 3BA के तहत जो पहली ए श्रेणी यही कहलाएगी कि बलात्कार की स्थिति में क्या गर्भपात की सुविधा दी जा सकती है। तो उसी प्रकार से यहां पर साफ साफ कहा गया है कि मैरिटल रेप एमटीपी एक्ट रूल 3BA की कैटेगरी में आएगा, यानी कि बलात्कार की कैटेगरी में आएगा। और जब बलात्कार की कैटेगरी में इस कानून के तहत रखा जाएगा तो कोई महिला जो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा यानी कि उसका जो भ्रूण है वह जन्म ले तो वह गर्भपात करा सकेगी, और अभी तक यह सुविधा नहीं थी।
तो यह सुविधा भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ उपलब्ध करा दी है। लेकिन अभी भी चिंता के कुछ बिंदु हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है, क्योंकि भारत एक प्रगतिशील देश है अपने विचारों से, और इस कानून के रूप में भी हम देख सकते हैं कि भारत का विचार काफी प्रगतिशील है। लेकिन फिर भी आंकड़े हमें कुछ हैरान करते हैं। जैसे कि एक आंकड़ा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यानी कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो 5 है, उसके कुछ आंकड़े देखिए। 47.6% गर्भपात सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो अनप्लान्ड था, यानी कि लोग प्लान किए बिना ही गर्भधारण कर रहे थे। इसका मतलब यह हो गया कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी भी थी। उसके अलावा 9.7% अबॉर्शन की वजह क्या है? आखिरी बच्चे का काफी छोटा होना। आखिरी बच्चा काफी छोटा हो जाता था, यानी कि उम्र का बहुत बड़ा गैप आ जाता था, इस वजह से भी। इसके अलावा 4.1% गर्भपात की वजह पति या सास की अनिच्छा, या तो पति नहीं चाह रहा या तो सास नहीं चाह रही, इस वजह से गर्भपात हो रहा है। उसके अलावा देखिए 3.4% आर्थिक कारणों से भी होता है। इस मामले में तमिलनाडु और बंगाल की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। 2.1% अबॉर्शन इस वजह से होता है क्योंकि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की है। यह जानते हुए कि लिंग का पता लगाना, भ्रूण के लिंग का पता लगाना अपराध की श्रेणी में आता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं लोग पता करने की प्रयास करते हैं, पैसे का लालच देकर करते हैं, और उस मामले में 2.1% ऐसे मामले हैं। और अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण बात, 27% जो गर्भपात होते हैं वह असुरक्षित होते हैं। 1/4 से भी ज्यादा असुरक्षित क्यों होते हैं? क्योंकि वे घर पर ही गर्भपात करते हैं। एक बात तो यह होगी, घर पर ही गर्भपात करते हैं, उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं है, या तो पर्याप्त सही तरीके से कैसे गर्भपात होना चाहिए उन्हें पता नहीं होगा, या तो यह भी हो सकता है कि वह गलत तरीके से, यानी कि जो सही नहीं है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, उस प्रक्रिया के तहत वे गर्भपात कर रहे हैं। आगे की राह क्या होनी चाहिए? गर्भपात पर भारत का कानूनी ढांचा जो है प्रगतिशील है, मैंने पहले भी कहा था। अमेरिका के मामले में अगर देख लें तो अमेरिका में गर्भपात अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन भारत में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। गर्भपात संबंधित कानून के प्रति जागरूकता होनी जरूरी है, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जगह जगह पर जो हॉस्पिटल्स हैं, हर जगह बोर्ड लगा है कि भ्रूण का लिंग परीक्षण करना अपराध की श्रेणी में आता है, सजा हो सकती है। उसी प्रकार से गर्भपात के संबंधित कानूनों पर भी लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जिन्हें अपना अधिकार नहीं पता है उन्हें अपना अधिकार पता होना चाहिए, तथा जिन्हें यह नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है वह भी पता होना चाहिए, और जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वह भी पता होना चाहिए। अब जो भी गर्भपात संबंधित कानून है, जो भी सरकार के द्वारा या कोर्ट के द्वारा फैसले लिए जाते हैं, कुछ खास बातों का ध्यान रखते हुए फैसले लिए जाने चाहिए। जैसे कि मानव आधारों पर फैसले लिए जाने चाहिए, ठोस वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, कोई रूढ़िवादी विचारधारा के आधार पर इस प्रकार के कानून या फैसले नहीं बनाए जाने चाहिए। और प्रौद्योगिकी में उन्नति, यानी कि टेक्नोलॉजी में कुछ खास विकास होता है तो उस बात का भी इस तरह के कानूनों में विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो इसी के साथ ही हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आपका इसमें कोई खास विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं आज का अपना अभ्यास प्रश्न। तो भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP अधिनियम सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया? आपके ऑप्शन है 1971, 1972, 1960 और 2021। अपना उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।